फार्मा शेयरों की बात हो रही है तो एल्केम लैब्स के लिए खबर आ रही है कि इनके यूएस एफडीए सेंट लुइस में जो प्लांट है वहाँ पर कुछ आपत्तियाँ दाखिल हुई हैं। 2% नीचे ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है। डायरेक्टर साहब एक बार लेके आइए प्लीज़। एल्केम लैब्स ट्रैक करते हैं आप एल्केम लैब्स को, क्या व्यू है इस पर? एल्केम लैब्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी है जिसके ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो डोमेस्टिक ओटीसी प्रोडक्ट्स है। तो इससे उसका जो डोमेस्टिक सेल्स है वो काफ़ी अफेक्ट नहीं होता है। यूएस एफडीए प्लांट में प्रॉब्लम है, लेकिन जितना बहुत सारी अदर फार्मा कंपनीज में होता है, जैसे वोकार्ड हो गया या ल्यूपिन हो गया या सन फार्मा हो गया, इतना बड़ा इम्पैक्ट एल्केम में नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके 70% ऑफ द रेवेन्यू डोमेस्टिक और वो भी ओटीसी प्रोडक्ट्स है जिसमें कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, मोर ऑफ ब्रांडेड रियलाइजेशन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये एल्केम की न्यूज़ के कारण भी करेक्ट होता है तो हमें समझना है कि 70% बिजनेस अफेक्ट नहीं होने वाला है, और अगर प्राइस बहुत नीचे आ जाए तो डेफिनेटली ये बाय बन सकता है। तो इसे हम वॉच लिस्ट में रखेंगे और प्राइस के हिसाब से एंट्री करना एडवाइजेबल रहेगा। ठीक बात है। हाँ जी, क्या प्राइस आपको अच्छा लगता है सुनील जी एल्केम पे? 1715 इस वक्त। सो आई थिंक इफ यू गेट इट 1500 और एनीथिंग 1500 या उसके नीचे आए तो सर्टेनली इट इज़ ए ग्रेट बाय, बिकॉज उसमें ये जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक प्राइस में बिल्ट इन हो जाएगी। हेमंत जी, इस वक्त ये लगभग 2 साल से ज़्यादा की 2 साल की लो पे चल रहा है। अगस्त 2017 की लो पे। ठीक बात है। बात तो दबाव के साथ आज और क्या इसकी ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी, आपको याद? ज़बरदस्त लिस्टिंग हमारे तो ऑफिस के बगल में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस भी है लोअर परेल में, और हम लोग जब भी वहाँ से जाते हैं देखते हैं इसको। लेकिन देखिए बहुत पैसा इसने बनाकर दरअसल दिया नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नज़र। मैं सोच रहा था कुछ तो बात है, अमेरिका के बाजार शायद नरम खुलने की संकेत दे रहे हैं। तो देखिए 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आज खुलेंगे, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो एक तो बुल्स जो हैं वो थोड़ी होली के खुमार अभी तक निकला नहीं है, दूसरा आप थोड़ा आज वीकेंड वाला फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर है डाउ फ्यूचर्स। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स ये संकेत दे रहा है कि आज 125 अंक की गिरावट देखने को मिल सकती है अमेरिका के बाज़ारों में। और यूरोप के मार्केट्स भी अगर आप देखें तो दरअसल कैक, डैक, फुटसी, जी हाँ, तीनों ही आधे % के आसपास कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इतनी गिरावट होती है अमेरिका में, तो ये तो हमने दरअसल आज मेरे ख्याल से होली उधर चली गई है। हाँ, सही है। बुदित जी, आपको एक स्टॉक दिया था बायोकॉन, बताइए क्या राय है आपकी? देखिए बायोकॉन में जरूर वीक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो चार्ट पर नजर आती है, बार बार ये काउंटर 600 रुपए से अच्छा अपसाइड मूव दिखा देता है। अगर अक्टूबर से लेकर अब तक हम बात करें तो स्टॉक एक दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। लोअर साइड में 600 का सपोर्ट लेता है, करीब 7-8 बार इस काउंटर ने 600 का सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक दिखाया है। देखिए जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, एक वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल कॉल इसमें तभी बनेगा जब ये 600 का ब्रेकडाउन देगा। आज के सेशन में जो खराब चीज नजर आ रही है वो 200 डेमा के पास, बिल्कुल ये पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जैसी ब्रेकडाउन होगा इस काउंटर में करेक्शन आएगी, लेकिन फिर वही चीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट 600 का रहेगा। 600 का ब्रेकडाउन हो गया ये काउंटर जरूर 570 रुपए तक की करेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ से की इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 600 के। तो नज़र रखिएगा बायोकॉन पर 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और सर्वेंद्र जी कह रहे हैं उनके सामने एक एसटीबीटी आइडिया है। मुदित जी, आपको और पालिया साहब अगर आपको भी कोई एसटीबीटी आइडिया आ रहा हो तो जल्दी से बताइएगा, लेकिन शुरुआत पहले आपसे बताइए। नहीं, बिल्कुल पीएफसी जहाँ पे हमको वीकली के जो सेटअप्स हैं थोड़े बेरिश लग रहे हैं, और लास्ट 2 दिन की जो गिरावट है वहाँ ये लग रहा है कि डेली में मोमेंटम भी अब रोल हो गया है। तो मंडे के लिए फर्स्ट हाफ के लिए आई थिंक ये नीचे में 110 के स्तर छू लेगा, और वही मैं टारगेट देना चाहूँगा। अभी तकरीबन 1350 के आसपास चल रहा है। तो स्पॉट के लेवल्स हैं 110 का टारगेट पीएफसी में, सेल साइड का ट्रेड है, और आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 115 रुपये 60 पैसे पे। तो पीएफसी बेचने की राय है, एसटीबीटी है 113। मुझे एफएनओ में इस समय ये स्टॉक नज़र आ रहा है, लेकिन स्पॉट के टारगेट्स आप दे रहे हैं। अगले हफ्ते कहाँ तक पहुँच सकता है? 110 और आई थिंक 109 110 अगर पकड़ के चले तो रिसोर्स थोड़े बेटर हो जाएंगे, बट या 109 110 का आप टारगेट इसका पकड़ के चल सकते हैं। ठीक बात है। आज खबर भी आई थी कि पीएफसी आरईसी को जो ले रहा है, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ है वो 139 रुपीज़ 50 पैसे में हुआ है, और इसीलिए हमने देखा था आरईसी ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी। एक बार देखते हैं आरईसी किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैं देख रहा हूँ आरईसी 141 के आसपास चल रहा है, तो 140 के आसपास का लो लगाने के बाद ये भी आज खुलने के बाद बहुत गिरा नहीं, तो गैप डाउन में देखिए सारा काम जो था वो दरअसल आज हो गया। लेकिन मुझे जी बताइए एसटीबीटी बीटीएसटी आइडियाज।
सर मैं BTST दूंगा और मॉर्निंग से एक ही स्टॉक पे मैं बार बार बुलिश हो रहा हूँ, SRF। और देखिए आज के सेशन में अभी भी ये स्टॉक हाई पर ही ट्रेड हो रहा है। 2500 जो मैंने टारगेट्स बताए थे, मेरा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। मंडे को ओपनिंग नोट पर 2500 2520 के टारगेट देखने को मिलेंगे। BTST ले जाइए SRF को 2520 2500 के टारगेट के लिए। राजेश जी, आपको क्या पसंद है, SRF और मुदित का BTST आइडिया, आप क्या देंगे? हेमंत जी, मेरा STBT रहेगा और वो रहेगा C8 लिमिटेड में। आज देखें तो शॉर्ट क्रिएशन देखने को मिले, अराउंड 3-3.5% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। मुझे लगता है SRF फ्यूचर को शॉर्ट करना, C8 फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहिए। 1105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 1115 का, और मुझे लगता है टारगेट जो देखने को मिलेंगे 1090 और 1085 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये हैं तमाम स्टॉक्स आप जिस पर आप अप्रोच कर सकते हैं। C8 दरअसल देखिए वही वाली बात, जब गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी तो टायर कहाँ बिकेंगे, और जब टायर नहीं बिकेंगे तो फिर गाड़ी में तो दिक्कत आएगी। और फिनेंसिंग वाली बात भी जो हमने करी, तो मोटा मोटी बाजार में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हेमंत जी, एक इंडेक्स पे ध्यान डालते हैं, BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स लगभग 115 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और इस तरीके की गिरावट में उसके जो शेयर्स हैं कंपोनेंट शेयर्स, उसमें काफ़ी इजाफा। एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल, आपसे व्यू लेते हैं सुनील जी। ये तो आपने बुधवार को बोला था। जी हाँ। अच्छा, मजे की बात, बुधवार को आपने बोला ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल में क्या हो रहा है, और हम आप ही की सीट पर बैठे थे सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो कि सुंदरम म्यूचुअल फंड के CIO हैं। अच्छा, ब्लॉक डील में नाम भी आया है सुंदरम म्यूचुअल फंड का। पता था लग रहा है आपको। चलिए उन सुनील ने जवाब नहीं दिया तो इन सुनील से पूछते हैं। बताइए शाह साहब, कैसा लगता है आपको? कार्बोरंडम यूनिवर्सल एक बहुत स्पेशल इंजीनियरिंग कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी। हाँ, मुरुगप्पा, वेरी क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें हमेशा फ्री फ्लोट जो है मार्केट में बहुत इलिक्विड रहा है, बिकॉज ब्लॉक्स हमेशा मूव होते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। स्ट्रॉन्ग कंपनी, ग्रेट कंपनी। शांति गियर जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एक इसी की कंपनी है जिन्होंने इसे एक्वायर कर लिया है। सो ऑल इन ऑल इट्स ए ग्रेट कंपनी। आगे जाके भी इसका बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है। इसके ग्लोबल भी प्लांट्स है जो उसको एडिशनल बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग और जो ये यूटिलाइजेशन लेवल्स हो रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो आज अभी 74.5% इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसके कारण आगे जाके हमें कैपिटल साइकिल जो है वो रिकवर होते हुए दिखने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्रेडिट ऑफटेक भी अभी जो है 14% हो गया। तो ये सब जो है कैपिटल गुड्स और कैपिटल एंसिलरीज की और ऑर्डर बुक्स इंक्रीज होने वाले हैं। इसी के कारण कार्बोरंडम यूनिवर्सल एक मुरुगप्पा ग्रुप की क्वालिटी बिजनेस जो है उसी में है, और एक इन्वेस्टेबल स्टॉक आइडिया रहेगा। तो हमारे हिसाब से इट्स ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट एज सच। जी, तो बढ़िया निवेश का शेयर है। एक बार चार्ट्स भी इसके देख लेते हैं, और बताइए सर क्या नजर आ रहा है आपको कार्बोरंडम यूनिवर्सल? नहीं, देखिए बढ़िया सा अगर आप देखें, ग्रेजुअल जिसको कहते हैं करेक्शन फॉल, वो कंप्लीट हो चुका है इसमें लास्ट 10-1 दिन का, और अपने सारे अच्छे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। ब्लॉक डील भी कल हुई है जहाँ पे ऑलमोस्ट 90-95% डिलीवरीज गई हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस काउंटर में मूव हुए हैं, और मान के यही चलेंगे। जो कल का लो था 356 रुपये के आसपास, उसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और आप इसमें ये मान के चलेंगे क्योंकि ये गिरा अभी 390 के आसपास से है, तो आई थिंक एटलीस्ट 390 तो रीटेस्ट करेगा। 390 400 का आप टारगेट पकड़ के चलें, और 356 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, तो आई थिंक एक बेहतरीन ट्रेड बनता है। बिल्कुल, तो बेहतरीन ट्रेड बनता है। अब देखिए मार्केट बंद होने में करीब 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा ये मार्च का महीना रहा बहुत बढ़िया। आप नहीं, मज़ा ही आ गया। मतलब 31 मार्च अब अगले हफ्ते है, और आखिरी हफ्ता है फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन जो अंत हो रहा है ना इस फाइनेंशियल ईयर का, वो बहुत ही ज़बरदस्त नोट पर हो रहा है। नहीं, वैसे हेमंत जी एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, खासकर FNO ट्रेडर्स के लिए। इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है वो 28 मार्च की। एग्जैक्टली, तो 28 मार्च तक आप शेयर लेंगे रखेंगे तो आपके इस फाइनेंशियल ईयर में माना जाएगा। टैक्स जो आप प्रॉफिट कमाएंगे वो आपको दरअसल देना होगा। उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में सबका नज़र होगा, और अगले फाइनेंशियल ईयर में तो सबसे बड़ा इवेंट इलेक्शन है ही, तो इस पर नज़र रहने वाली है। तो ध्यान रखिए, सब लोग अब अपनी बुक्स वगैरह में जुड़ने में लग जाएंगे। मेरे ख्याल में ये भी एक कारण होगा आज थोड़ा सा देखिए जो दबाव देखने को मिल रहा है मार्केट में। 250 पॉइंट नीचे पहुंच गया है बैंक निफ्टी। कई ब्रोकर्स ने दरअसल अब अगले अब कुछ ट्रेड्स लेने के लिए जो पैसा देते हैं
वो थोड़ा सा कम कर दिया, ये भी मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कुछ लोगों से बात करके। तो शायद जो फिनेंस इजीली अवेलेबल है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन लेट्स सी अगले हफ्ते क्या DIIs की तरफ से कुछ NAV को बढ़ाने के लिए जो बाइंग नज़र आती है वो होती है या नहीं होती है, होनी चाहिए, नहीं क्या लग रहा है आपको? इस वक्त तो भाई देखिए, क्वार्टर का अंत है, महीने का अंत है और साल का अंत है, तो सारे बोनस इसी पे सेट होंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए उस पर भी हमारी नज़र अगले हफ्ते के लिहाज से रहने वाली है। तो मार्केट अब बंद होने वाले हैं, 4 मिनट बाकी है। अच्छा, मेरी नज़र एक और इवेंट पे रहेगी अगले हफ्ते, वो है कि जेट के पायलट्स कहीं 1 अप्रैल से स्ट्राइक पर ना चले जाए। तो ये भी उन्होंने जो धमकी दी है, तो लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। और अगर रेजोल्यूशन होना है जेट का तो फिर अगला हफ्ता बहुत क्रिटिकल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 से पहले होना चाहिए। दबाव तो बहुत है, गोयल साहब अगर इस्तीफा दे दें तो फिर शायद मामला समझ सकता है। क्योंकि मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ हेमंत जी। बताइए। करीब 20-25 साल पहले ये कहा जाता था कि जिसने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में मोती दान की हैं वो एयर इंडिया का पायलट बनता था। जिसने पिछले जन्म में मोती दान की? जी हाँ। क्योंकि उस जमाने में भी इनकी 5-5 लाख रुपए महीने की सैलरी हुआ करती थी। मैं आपको 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और देखिए, समय का चक्र ऐसा है कि ये हाल आ गया है एविएशन सेक्टर का। ठीक बात है। तो दिक्कतें हैं एविएशन सेक्टर में, लेकिन ये एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए आज गिरा नहीं है, तो लेट्स सी कोई व्यू इस स्टॉक पर जो आज इसने प्रदर्शन दिखाया, ये भी ऐसा लग रहा है पकड़ के रखा है किसी ने। देखिए मार्केट में आज इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट गिरावट में किया नहीं। FNO के बैन में भी है ये शेयर। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है नीचे और ऊपर में दोनों के लिए अगले हफ्ते जिस पर नजर रखी जाए? देखिए, इवेंट बेस्ड स्टॉक है और हमेशा कोशिश यही की कि इसको अवॉइड करें, 100% अवॉइड करें। लेकिन देखिए कोई तो है लेवल्स ऊपर। अब हम ये नहीं कह रहे खरीद लीजिए, हम ये नहीं कह रहे बेच दीजिए, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट? देखिए, जो इसकी एक रेंज रही है लास्ट महीने भर से, वो इसको 260-265 पे हमेशा सेलिंग आ जाती है ऊपर में। ओके, तो आपका ऊपर का कैप आपको मिल गया 260-265, और नीचे में आई थिंक जहाँ पे इसको सपोर्ट्स आ रहे हैं, लास्ट जो पिछला इसका स्विंग लो है वो तकरीबन 204-205 के आसपास है। तो बेसिकली यही इसका दायरा है, 200 से लेकर 204 के आसपास ही आके टिक गया था। वहां से फिर ये थोड़ा सा वापस 200 से 250 का दायरा पकड़ के चलना चाहिए। ठीक बात है। तो इससे एक और स्टॉक है जिस पर मेरी नज़र रहने वाली, हमारी नज़र, इनफैक्ट सबकी नज़र रहने वाली है इस पर। लेकिन क्लोजिंग तो देखिए 11,500 के नीचे ही होगी। 30,000 का स्तर दिखा ज़रूर, लेकिन देखिए वहाँ पर टिका नहीं। बैंक निफ्टी तो हफ्ते का अंत थोड़ा सा कमज़ोरी वाले नोट पर हो रहा है। 9 लाख करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे हेमंत जी, इतने तो पॉइंट्स आप दे सकते हैं, 52 पॉइंट निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी का दिखाइए पॉइंट लॉस कितना है, 250 पॉइंट। 250 ठीक बात है। आपने कितने 500-500 पॉइंट्स की रैली देखी है, तो आधा तो देखिए। सही है। तो इतनी तेजी के बाद थोड़ा सा थका है बाजार, लेकिन मैं तो अगर सम अप करूंगा तो यही कहूंगा, डाउन बट नॉट आउट। बिल्कुल तो डाउन बट नॉट आउट, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बड़ी ब्रेक हुई है। बिल्कुल, तो एक छोटा सा चाय का ब्रेक है। देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर दिक्कत नहीं है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 2:3 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। चलिए जल्दी से सम अप कर देता हूँ कि ओवरऑल मार्केट में आज कौन से स्टार्स रहे। एनटीपीसी ने सरप्राइजिंगली बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 4% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली, और देखिए अच्छी तेजी बनती हुई। एलएनटी जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज हम सुबह से इसकी बात भी कर रहे थे, और देखिए 1400 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। एशियन पेंट सरप्राइजिंगली आज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा, और इन्फोसिस में भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। मेटल शेयरों में आप देख लीजिए, टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स ने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। कमजोरी के साथ बंद हो रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, और पिछले सत्र में भी देखिए ये दबाव में थे, और आज फिर से यहाँ पर दबाव ही देखने को मिल रहा है। बैंक्स ने स्टार्टिंग तो अच्छी करी थी, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाए। एसबीआई जैसे स्टॉक्स देखिए, जब भी 300 के ऊपर जाता है तो फिसल जाता है, और आज भी बिल्कुल वैसा ही चल देखने को मिला है। चलिए, बड़ा अच्छा हफ्ता रहा, 4 दिन की ट्रेडिंग रही, आपने रंग का मजा लिया, हरे का भी और लाल का भी, जैसा आप कहते हैं। बिल्कुल 4 दिन की जबरदस्त तेजी, माफ कीजिए 3 दिन की जबरदस्त तेजी, एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग, माइल्ड प्रॉफिट, और हफ्ते के बीच में एक छुट्टी। हाँ, ये हफ्ते के बीच में छुट्टी जो होती है ना, ये थोड़ा बुल्स को छुट्टियों पे भेज देती है। तो हमारे ऑफिस में भी आज थोड़े देखिए पार्टिसिपेशन कम है, और ब्रोकिंग ऑफिस में भी थोड़ा सा आप देखिए पार्टिसिपेशन कम नजर आया। चलिए, बाजार बंद हो चुके हैं। 195 अंक नीचे जाकर सेंसेक्स ने समाप्ति दी है, 57 अंक नीचे जाकर निफ्टी ने 11,450 के ऊपर 11,500 के नीचे दरअसल आज क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे आज समाप्ति दे चुका है। तो शुक्रवार
थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो मार्केट समाप्त हो चुके हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज कमाल दिखाया है। लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, लूजर से शुरुआत कर लेते हैं। और आप देखिए भारतीय एयरटेल दबाव के साथ, टाटा मोटर्स में प्रेशर, बीपीसीएल एचपीसीएल की हम बात कर रहे थे। जी हाँ, यही देखिए सबसे ज़्यादा कमज़ोरी के साथ आज बंद हुए हैं। दिखाते हैं दूसरी प्लेट आपके सामने और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, ओबीसी तो शुरुआत अच्छी हुई लेकिन फिसल गए ये शेयर, ऊपर टिक नहीं पाए। मदरसन सुमी, एक्साइड, अपोलो टायर, टीवीएस मोटर, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आप देखिए प्रेशर आज के दिन भरपूर था। और बायोकॉन, कैडिला, अजंता, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में भी दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। बहुत बड़ा परसेंटेज लॉस नहीं है लेकिन बढ़े नहीं हैं। भागे क्या हैं? एविएशन शेयर, जेट एयरवेज देखिए 3.5% ऊपर, स्पाइस जेट बुधवार की तेजी के बाद आज फिर 8% मजबूत। इंटरग्लोब भी अपने हाई से ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया लेकिन बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। और देखिए पिछले ट्रेडिंग के सेशन के गेंस को इसने बरकरार रखा है। एनटीपीसी, एलएनटी, एशियन पेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1 से 4% तक की बढ़त आज के सत्र में बनाई है। चलिए इस वक्त देखते हैं एफएनओ मार्केट्स में आज कैसा हाल रहा। निफ्टी पे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही थी। ये लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं इन फ्यूचर्स में। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो की कंपनी, जुबिलिएंट फूड्स लगभग 28 रुपये ऊपर, और पीएनबी फ्यूचर्स जो थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन इस वक्त इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी है हफ्ते के हिसाब से। एक हफ्ते में जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, भारत फोर्ज और मदरसन सुमी लगभग 8% की गिरावट मदरसन सुमी में, और भारत फोर्ज में भी लगभग 2% की गिरावट। डिश टीवी फ्यूचर्स थोड़ा बहुत नीचे बंद हुए। और फ्यूचर्स मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग देखी गई सीमेंट शेयर्स में। एसीसी फ्यूचर्स लगभग 22 रुपये पर बंद हुए 1586 रुपये पे। कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड लगभग 110 रुपये बंद हुई, और डॉक्टर रेड्डीज का फ्यूचर फ्लैट बंद हुआ 2752 रुपये पे। जी चलिए बात तो आज लाल निशान में समाप्ति हुई है लेकिन डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कि करीब 150 अंक नीचे है। तो 150 अंक तक का तो गिरावट हमने अमेरिका के बाज़ारों की आज पचा ली है। इस नोट पर हम अपने विशेषज्ञों से विदा लेंगे। पालविया साहब से तो कल भी हमारी मुलाकात होने वाली है, एक इवेंट है और आप लोग मुंबई में जो हैं वो ज़रूर उस इवेंट पे पार्टिसिपेट करिएगा। इन्वेस्टमेंट मित्र सीज़न 3 में पालविया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया लेकिन पालविया साहब आज जुड़ने के लिए। हमारे साथ मुदित गोयल भी हैं, आपका भी धन्यवाद। सर्वेंद्र जी, सुनील जी, शुक्रिया आप इस शो में आज जुड़ने के लिए। आइए जल्दी से देख लेते हैं आशीष और मेरे बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बहुत ही ठंडा प्रदर्शन मेरी टीम ने आज दिखाया है। तो चलिए मैं आपकी होली का जो खुमार है वो आपको मेरी टीम में नजर आ रहा है, लेकिन आशीष ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। 1% गेन जो है वो आशीष जी की टीम से आया। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। रियल्टी, डीबी रियल्टी लगभग 5% ऊपर। कार्बोरंडम यूनिवर्सल काफ़ी देर से इस पर बात हो रही है। आरईसी लिमिटेड और इंडिया बुल्स वेंचर्स जो थे, इन 4 स्टॉक्स ने आशीष जी की टीम में बेहतरीन प्रदर्शन दिया। हेमंत जी की टीम, ये देखिए पहले 3 शेयर्स जो काफ़ी अच्छे चले, कामत होटल्स, आरसीएफ और मुक्ता आर्ट्स, और इन सब का जो सम टोटल था उसमें आशीष जी की टीम 1% ऊपर थी और हेमंत जी की टीम आज टी ब्रेक पे थी। बिल्कुल, आज ब्रेक पर थी हमारी टीम, लेकिन सोमवार को हम वापस से बाउंस बैक करेंगे, ये बात पक्की से है। चलिए बाप, तो ये तो हुई स्टॉक 2020 की बात, लेकिन अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने पुलवामा हमले पर विवादित बयान दिया है। आज आवाज़ अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या विपक्षी नेताओं को अब पुलवामा हमले पर मुंह बंद रखना चाहिए। आप CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर अभी जाइए, CNBC_आवाज़, ये हमारा ट्विटर हैंडल, और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।